सतत एवं व्यापक मूल्यांकन RCCCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसके द्वारा विभिन्न विधियों और विवरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द है: सतत, व्यापक और मूल्यांकन। सतत यानी कॉन्टिन्यूस। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा हुआ है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हम पृथक रूप से नहीं देख सकते। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि स्वशैक्षिक क्रियाकलापों का सतत आकलन किया जाता है। जैसे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ उसके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सतत आकलन शिक्षक अपने अध्यापन के समय अवलोकन या अन्य उपकरणों की सहायता से कर सकता है, जिससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग वह अपनी शिक्षण विधि को सुधारने हेतु करता है। नियमित आकलन एक विशेष समय विशेष के आकलन के बाद किया जाता है, जिसमें शिक्षक विभिन्न तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग कर फीडबैक प्राप्त करते हैं। ये फीडबैक शिक्षक के अलावा पालकों एवं बच्चों के लिए भी होता है। व्यापक कॉम्प्रहेंसिव। व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन यानी कि इवेल्यूशन। मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। साक्ष्यों का संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति भी उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर ही आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय ये नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का पर्याय नहीं है, न ही बच्चों का नियमित परीक्षण है। इसका आशय बच्चों को ग्रेड या अंक देना, फेल का सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। बच्चों को नाम देना, जैसे धीमी गति से सीखने वाला, कमजोर, होशियार, समस्या मूलक विद्यार्थी। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बच्चों की प्रगति तुलना अन्य बच्चों से करना। तुलना कुछ नहीं करनी। मूल्यांकन सतत मूल्यांकन में आकलन में मूल्यांकन में अंतर। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार किया जाता है। मूल्यांकन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। मूल्यांकन एक शिक्षक, पालकों एवं बच्चों की फीडबैक प्राप्त होता है। कक्षा उन्नति का भी आधार होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानने हेतु, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाने हेतु, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाने हेतु, अधिगम उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाने हेतु, कोई भी बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं, इन सब के प्रति समझ बनाने और बच्चे की मदद करने हेतु, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु, बच्चों की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना, जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु प्रेरित करना। प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद करना और सुधार की संभावनाएं खोजना। नकल की प्रवृत्ति को रोकना और सृजनशीलता को बढ़ावा देना। क्या तेरे को बेटा जो भी उत्तर आ रहा है ना वो लिख दे, नकल नहीं करनी है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र स्कोलास्टिक एरिया।
इसके अंतर्गत प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों का मूल्यांकन किया जाता है जो बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों का मूल्यांकन फॉर्मेटिव तथा समेटिव दोनों प्रकार से किया जाता है। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र को स्कॉलस्टिक एरिया, इस क्षेत्र के अंतर्गत सहशैक्षिक क्रियाकलाप अर्थात खेलकूद, योगा, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक या संवेगात्मक विकास किया जाता है। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र सहशैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योगा, स्काउट, रेड क्रॉस और कार्य अनुभव। स्काउट का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। और रेड क्रॉस का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण नियमितता, समयबद्धता, स्वतंत्रता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, नेतृत्व की क्षमता, अभिवृद्धि, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे का शासकीय चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित के बिंदुओं पर चेकअप कराया जाए। ऊंचाई, वजन, दृष्टि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मूल्यांकन के प्रकार रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आंकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करके गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियां करके निरंतर सुधार करते हैं। बच्चे कितना सीख रहे हैं, सीखने की प्रकृति कैसी है, बच्चे को कहाँ मदद की आवश्यकता है, यह जानना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। अतः शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चे का आकलन करता है, बच्चे की आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करता है। इस प्रणाली में बच्चे का सतत आकलन तो किया ही जाता है, साथ ही नियमित आकलन के आधार पर 5 उपकरणों का चुनाव कर निर्धारित समय अवधि में रचनात्मक आकलन का रिकॉर्ड संधारण भी किया जाता है। योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है। यह आकलन पेपर, पेंसिल या लिखित उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। शिक्षक प्रश्न बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र दक्षता आधारित हो, जो रटने पर न हो। बच्चे के अनुभव, कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, तर्क करने, स्वतंत्र विचार को रखने के लिए प्रेरित करें, जिसे हल करने में बच्चों को आनंद आए। प्रश्न बनाते समय प्रश्नों के शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए, अर्थात प्रश्न ज्ञान, अवबोध, कौशल एवं अनुप्रयोग पर आधारित हो, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय हो। मूल्यांकन कब करें? मूल्यांकन इतने प्रकार बताए गए थे। प्रथम सेमेस्टर जून से नवंबर में, सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रथम फॉर्मेटिव दस्तावेजीकरण, ठीक है। फिर है नवंबर या अंतिम सप्ताह, दिसंबर प्रथम सप्ताह में। प्रथम समेटिव आकलन द्वितीय सेमेस्टर दिसंबर से अप्रैल में। जनवरी के अंतिम सप्ताह में। मार्च के द्वितीय या अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में। द्वितीय फॉर्मेटिव दस्तावेजीकरण तृतीय फॉर्मेटिव दस्तावेजीकरण, द्वितीय आकलन समेटिव आकलन। ये थोड़ा समझ में मुश्किल से आ रहा है, उमेश सर के दिया नहीं पड़ेगी वो। 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, किसका? रीट प्री का। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रथम सेमेस्टर संज्ञानात्मक फॉर्मेटिव प्रथम वर्ग, समेटिव अर्धवार्षिक। सहसंज्ञानात्मक गतिविधि फर्स्ट और गतिविधि 2 द्वितीय सेमेस्टर में क्या है? संज्ञानात्मक फॉर्मेटिव 2 द्वितीय वर्ग, संज्ञानात्मक फॉर्मेटिव 3 तृतीय वर्ग, समेटिव 2 का मतलब है वार्षिक, ले लो बस। सहसंज्ञानात्मक गतिविधि 3 और 4। फॉर्मेटिव फर्स्ट
समेटिव का मतलब है वार्षिक परीक्षाएं। समेटिव फर्स्ट में अर्धवार्षिक, समेटिव टू में वार्षिक। फॉर्मेटिव फर्स्ट प्रथम परक, फॉर्मेटिव द्वितीय, द्वितीय परक, फॉर्मेटिव तृतीय, तृतीय परक। ये तो ठीक सिस्टम है। मूल्यांकन कैसे करें? संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको स्कोलेस्टिक एरिया। प्रथम सेमेस्टर में संज्ञानात्मक क्षेत्र में विषयवार एक फॉर्मेटिव एवं एक सेमेस्टिव मूल्यांकन होगा। तृतीय सेमेस्टर में 2 फॉर्मेटिव एक सेमेस्टिव आंकलन होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन अंक आधारित होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में विषयवार अंक 100 होंगे। कक्षा पहली एवं दूसरी में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर कुल अंक 400, तीसरी से 5वीं तक 800 एवं 6वीं से 8वीं तक 1200 अंक होंगे। फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन का अधिभार अलग अलग होगा। दोनों के अंकों को जोड़कर सेमेस्टर के अंक होंगे। कक्षा और अंक फॉर्मेटिव समेटिव। पहली एवं दूसरी फॉर्मेटिव में 60, समेटिव में 40। तीसरी से 5वीं फॉर्मेटिव में 50, समेटिव में भी 50। 6वीं से 8वीं फॉर्मेटिव में 40 और समेटिव में 60। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र यानी को स्कोलास्टिक एरिया। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन सूचकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव नहीं होगा, किंतु प्रत्येक सेमेस्टर के पूर्व 2 गतिविधियां कराना अनिवार्य होगा। इसमें 5 ग्रेड होंगे। शिक्षक प्रत्येक पाठ में पाठ के उद्देश्य के साथ साथ सहसंज्ञानात्मक उद्देश्यों को भी चिन्हांकित करें एवं उद्देश्य के आधार पर गतिविधियां आयोजित करें, अर्थात सहसंज्ञानात्मक का आंकलन समेकित रूप से करें। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के आंकलन हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए कुछ कालखंड निर्धारित है। उस समय भी बच्चों का आकलन किया जा सकता है। मूल्यांकन में ग्रेड यानी ग्रेडिंग। ग्रेड का आशय बच्चों को फेल या पास करना नहीं है, बल्कि एक एक अंक के लिए बच्चों एवं पालकों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम कर बच्चे की स्थिति के अनुरूप आवश्यक मदद सुनिश्चित कर तनाव को दूर करना है। विनियंत्रण बढ़ गया, विनियंत्रण बढ़ गया यानी फिक्स कर देना 90 में प्लस वैसा को A+ लगा दो, वैसे भले हो आवे तो कोई मतलब नहीं। चिन्ह आवो 80 आओ मतलब बनना हो सब बराबर है। CCE का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों में एक समान ग्रेड दिए जाएंगे। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में पाठ्यक्रम न होने के कारण मूल्यांकन गतिविधि आधारित होगा, जिसमें 5 ग्रेड होंगे। मूल्यांकन का आधार सूचक होंगे। उदाहरण कला के सूचक रंगों का चयन, समानुपातिक आकार, सहभागिता, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, स्वानुशासन। इनमें से कोई भी 5 में से यदि बच्चे 3 सूचकों को पूरा करते हैं तो C ग्रेड, यदि 4 करते हैं तो B ग्रेड प्राप्त करेंगे, यदि 5 को पूरा करते हैं तो A ग्रेड प्राप्त करेंगे। समेकित ग्रेड, इंटरग्रेटेड ग्रेड। संज्ञानात्मक या सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र को जोड़कर समेकित ग्रेड बनाया जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन अंकों के आधार पर एवं सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड के आधार पर किया गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन प्रतिशत में अर्थात मात्रात्मक रूप में किया जाता है। दूसरी तरफ सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन ग्रेड अर्थात गुणात्मक रूप में किया जाता है, अर्थात दोनों को समेकित करने के लिए उसे सजातीय बनाने हेतु अधिभार दिया जाता है, जो निम्नानुसार है। ग्रेड A, B, C, D और E। संज्ञानात्मक 5, B में 4, C में 3, D में 2 और E में मतलब 1। सहसंज्ञानात्मक 5, 4, 3, 2, 1 बराबर ही। तो ग्रेड का विस्तार, उदाहरण यदि एक बच्चे को संज्ञानात्मक क्षेत्र में C ग्रेड एवं संज्ञानात्मक क्षेत्र में A ग्रेड मिला है तो बच्चे का समेकित ग्रेड होगा। सत्रांक संज्ञानात्मक ग्रेड का प्लस सत्रांक से संज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड 2 बराबर 3 + 5 या 2 बराबर 4, अर्थात समेकित ग्रेड रोड B ग्रेड होगा। नोट, ये प्रक्रिया संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र को समेकित करने हेतु की गई है, जिसे अंतिम परिणाम बनाते समय उपयोग में लाया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ CCE, कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं
सीखना साथ साथ चलता है। बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, अन्य से नहीं। यानी बच्चे को खुद की प्रगति से ही करनी है, अन्य से नहीं करनी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के सीखने की गति और क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना किससे की जाती है, तो स्वयं से ही की जाती है, पिछली से। मूल्यांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान दें। मूल्यांकन इस प्रकार से हो कि बच्चे स्कूल में पढ़े ज्ञान को बाहरी जीवन से और अपने अनुभवों को जोड़ सके। बच्चे की अपनी सृजनात्मकता का विकास हो, रटन प्रणाली से मुक्त हो, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके। मूल्यांकन तनावपूर्ण एवं बोझिल न हो बल्कि सहज एवं आनंदमय हो। शिक्षक केवल उन्हीं उत्तरों को सही नहीं माने जो उन्होंने कक्षा में बताए हो या बोर्ड पर लिखे हो, बल्कि बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों के पीछे के तर्क की सोच को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन बच्चों को सफल या असफल घोषित करने के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई आई, इस उद्देश्य के आधार पर करें। इसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करें। सबसे पहले निर्धारणात्मक करना है, फिर उपचार करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका लाभ है विद्यार्थी सत्र प्रयास अदृश्य लेते हैं, मतलब लगातार पढ़ता रहे बेटा, आई परीक्षा आवेदन नहीं पढ़े लास्ट में। CCE का पूर्ण प्रपत्र है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्न कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? बुद्धि लब्धि गुणांक। सतत व्यापक मूल्यांकन शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक। सतत व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिगम को तीव्र करना। कौन सा कथन सतत व्यापक मूल्यांकन के सही नहीं है? इससे शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है। अधिगमकर्ता के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है? संकलित योगात्मक आंकलन औपचारिक आंकलन कहलाता है। कौन सा उपकरण संरचनात्मक निर्माणात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? मानदंड संदर्भित परीक्षण। सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन प्रयोग करना। CCE वर्ष भर में आरंभ किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? पाठ्यक्रम। सतत व्यापक मूल्यांकन है छात्र केंद्रित। सतत समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन एक भाग है, तो दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन और माध्यमिक चरण से छमाही पढ़ना की शुरुआत पर जोर दिया। अगला है निदानात्मक परीक्षण। कारणों का पता लगाना एवं उपचारात्मक मामले समस्याओं का समाधान करना। निदान का मतलब क्या है? हम सोच लेते हैं निदान का मतलब इलाज करना है, पर इलाज तो उपचार करेगा, ठीक है। निदान का मतलब कारणों का पता लगाना और उपचार का मतलब समस्याओं का समाधान करना। शैक्षिक निदान का सामान्य परिचय। निदान का तात्पर्य है विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं का ज्ञान, कथन और सीमांकन। इसी के पूरक के रूप में चिकित्सात्मक अध्यापन का अर्थ है निदान की प्रक्रिया में चिन्हित समस्या के निराकरण हेतु सुविचारित और पूर्व परीक्षित उपायों के अनुसार शिक्षण करना। इसी प्रकार निदानात्मक और चिकित्सकीय शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है। यदि किसी शिक्षण बिंदु के शिक्षण के मूल्यांकन में कक्षा के कुछ या अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षित अधिगम स्तर प्रदर्शित नहीं करते तो वो शिक्षण बिंदु को विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक माना जाता है। समस्या के कारणों को जानने के लिए मौखिक अथवा लिखित परीक्षण किया जाता है, जिसे निदान कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसी चिकित्सक द्वारा रोगी की बीमारी का कारण जानने की कोशिश जैसी है। निदान अर्थात कारण जानने के उपरांत समस्या के निवारण की नीति निर्धारित की जाती है। प्रभावित समूह पर क्रियान्वयन के पूर्व इस नीति का छोटे समूह पर परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में यदि कोई
नीति समस्या निर्माण निवारण में समर्थ पाई जाती है तो प्रभावी समूह पर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। ऐसा शिक्षण दोनों के निदान पर आधारित होता है और शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में होता है। जिस प्रकार किसी रोगी के उपचार के लिए केवल दवा का इशारा नहीं लिया जाता है बल्कि उसके खान पान वातावरण आदि का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार मातृभाषा के उपचारात्मक शिक्षण में भी छात्र की कठिनाइयों और उसके कारणों का पता लगाकर नैदानिक परीक्षण की सहायता से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास कठिनाई के कारणों पर निर्भर करते हैं। यदि छात्र को विशिष्ट विषय वस्तु का अर्थ या अन्य मातृभाषा से संबंधित कठिनाई है तथा उसका कारण विशिष्ट विषय वस्तु समझ में आना न होने के साथ साथ घर में उचित वातावरण की कमी है तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्र को अलग से विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है तथा उसके साथ साथ उसे उचित वातावरण भी दिलाने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित होने के कारण अब इसका महत्व अत्यंत बढ़ गया है तथा ये एक अलग विषय वस्तु के रूप में जाना जाने लगा है। शैक्षिक उपचार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि बालक को जो विषय वस्तु या उससे संबंधित कठिनाइयाँ उसके अधिगम में बाधा पहुंचा रही है उन्हें सुलझा दिया जाए। ब्लायर के मतानुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभावों को दूर करना। इसका प्रमुख लक्ष्य है इन दोषों और दोषों के कारणों को खोजना व कमजोरियों का निराकरण करना व दूरभ्यास को समाप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा में उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों की मानसिक कठिनाइयों को हल करना, अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, शिक्षा संबंधी बुरी आदतों से मुक्ति दिलाना, छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व को प्रोत्साहन देना। उपचारात्मक शिक्षण के साधन एवं विधियाँ मातृभाषा में उपचारात्मक शिक्षण के छात्र एवं शैक्षणिक उपचार कक्षा के अंदर तथा बाहर दोनों प्रकार से करता है। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ शिक्षक के द्वारा छात्र को व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया जाता है तथा कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ छात्र को समूह में रखकर सुझाव दिया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं परंतु कुछ महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त विधियाँ इस प्रकार है। व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक उपचार निराकरण, व्यक्तिगत रूप से छात्रों की गलतियों का निराकरण, व्यक्तिगत भेदों के आधार पर निराकरण, उपचार ग्रहण। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है। सामूहिक उपचार विधि का प्रयोग उन भाषाई दोषों के निराकरण और निवारण के लिए किया जाता है जो कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के भाषागत व्यवहार में व्याप्त हो। अशुद्ध उच्चारण, संधि या समास का अशुद्ध प्रयोग, सुक्ताश्रों और लिंग संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए सामूहिक उपचार विधि का प्रयोग उपयोगी है। दूसरी ओर एक दो विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दुराभ्यासों के उन्मूलन के लिए व्यक्तिगत उपचार विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कोटि की अशुद्धियों में मात्राओं, वर्णों की आकृति, लेखनी और अभ्यास पुस्तिका को पकड़ने के तरीके संबंधी कमियों को देखा जा सकता है। सामूहिक उपचार विधि अशुद्धि संशोधन या दूराभ्यास उन्मूलन की इस विधि के अंतर्गत विद्यालय के नियमित समय के पहले या पश्चात उपचारात्मक शिक्षण के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार की कक्षाओं में एक श्रेणी के प्राय सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार की कक्षाओं के बेहतर परिणामों के लिए एक प्रकार के भाषाई दोषों से ग्रस्त विद्यार्थियों को छोटे समूह बांटा जाना चाहिए। इसे निर्देशन और अभ्यास में सुविधा होती है। सरल से कठिन के क्रम का सटीक अनुपालन, आधारभूत नियम और सिद्धांतों के परिचय, पर्याप्त प्रश्नोत्तर अभ्यास की सुविधा और व्यक्तिगत अवधान सुनिश्चित करके इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत उपचार विधि क्या देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल उन्हीं भाषाई दूराभ्यासों के निराकरण के लिए किया जाता है जो कक्षा के कुछ गिने चुने विद्यार्थियों में पाए जाते हैं।
इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियों, वर्णों की आकृति, मात्राओं की पहचान व प्रयोग और अनुचित लेखन अभ्यास को रखा जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता और अन्य विद्यार्थियों की सक्रिय सहायता प्राप्त करना। व्यक्तिगत उपचार विधि के महत्वपूर्ण सूत्र। इसके लिए पुस्तक पाठ, श्रुतिलेख, अभ्यास पुस्तिका की जांच, सामूहिक वाचन जैसे अवसरों का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत उपचार विधि। इस विधि में विद्यार्थियों से बातचीत करके समस्या का कारण जानना, तदनुसार उपचार व्यवहार करना विशेष रूप से उपयोगी है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। पठन, वाचन, लेखन, वर्तनी, उच्चारण, भाषा कौशल और भाषा या व्याकरण। उपचारात्मक शिक्षण कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। व्यक्ति केंद्रित या समूह केंद्रित उपचारात्मक शिक्षण दोनों में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन प्रभावी सिद्ध होगा। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ किया जाए, चाहे कक्षा कोई भी हो। छात्र को समय समय पर रेखाचित्र या अन्य प्रकार से ये बताते रहना चाहिए कि उसने कितनी प्रगति कर ली है। यह ध्यान रखा जाए कि जो अभ्यास छात्र को दिए जाएं वे उसके मूल्य प्रयोजन की संतुष्टि करें। शिक्षार्थियों को उनके अभ्यास कार्य के लिए निरंतर सराहा जाए ताकि उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन मिलता रहे। उसको दिए जाने वाले कार्यों और अभ्यासों में विभिन्नता हो ताकि उसका कार्य रुका थकावट उत्पन्न करने वाला ना हो। प्रत्येक भाषा कौशल की त्रुटियों के उपचार के लिए विशिष्ट विधियां और नियम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए श्वास और पठन संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिए नीचे दी गई विधियां अपनाई जा सकती है। शिक्षक द्वारा अपने वाचन को आदर्श बनाना, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, शुद्ध उच्चारण सीखने के बाद अनुमान गति यति में प्रशिक्षण करना, शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित करना, अच्छे अनुच्छेदों का चयन कर वाचन कराना। इसी प्रकार अन्य कौशलों की विधियां भी हैं। उपचारात्मक कार्यों में इन विधियों को ध्यान में रखकर छात्रों के विकासात्मक शिक्षण में आने वाले दोषों को दूर किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए। यदि विद्यार्थी कुसमय से बचे रहे, पढ़ने योग्य और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। उपचार शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। पहले निदान आवश्यक है, फिर ही उपचार होगा। उपचार शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2। उपचार शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचार शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। सही बात है। विद्यार्थी को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करने हेतु करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। शैक्षिक निदान का प्रयोजन होता है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, उपचार शिक्षण करना, बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना। यही है मेरे ख्याल से दूसरा है उपचार शिक्षण करना। शैक्षणिक निदान का मतलब है उपचार करना। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक में। हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सभी में छात्रों की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारण या अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से होती है? निदानात्मक से। सही क्रम में सबसे पहले निष्पत्ति परीक्षण, फिर निदानात्मक, फिर उपचारात्मक। निष्पत्ति निदान उपचार। बालक का हिंदी भाषा पठन कौशल संबंधी दोष। विराम चिन्ह ध्यान रखकर नहीं पढ़ता है, पढ़ते समय उचित शब्दाघात प्रयोग नहीं करता है, शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है उपचारात्मक परीक्षण की। निदानात्मक परीक्षण की विधि का प्रकार है।
परीक्षण विधि निदानात्मक परीक्षण। पद विश्लेषण के लिए गत पदों को महत्व देने की विधि कहलाती है स्टेनले विधि। पुनर्भरण नैदानिक परीक्षण का केंद्रीय कार्य है जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री का ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भाषा शिक्षक के रूप में उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, तो उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे कि बेटा मात्रा छोटी की नहीं लगानी है, रेलगाड़ी बड़ी होती है, गाड़ी लंबी होती है, यानी एक की मात्रा भी बड़ी वाली आएगी। तमिल भाषी सुहेल पराय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? तमिल और हिंदी भाषा की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य। ज़्यादा नहीं तो उपचारात्मक प्रशिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरियों का पता लगाना। उपचारात्मक प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। भाषा कौशल वर्गीकरण। भाषा रूपाधार, उच्चारण आधारित, श्रवण, भाषण, मौखिक कौशल है। लेखन में वाचन लेखन गौण कौशल है। भाषा प्रकार्याधार, भाव ग्रहण आधारित, श्रवण वाचन ग्राहक कौशल है। भाव प्रकाशन आधारित, भाषण लेखन उत्पादक कौशल है। एनसीईआरटी के सुझाव कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु क्या सुझाव है एनसीईआरटी के देख लेते। भाषा संप्रेषण करने का सशक्त माध्यम नहीं है। भाषा संप्रेषण करने का सशक्त माध्यम ही नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के व्यक्तित्व विकास का भी एक अनूठा नैसर्गिक साधन है। अपने आसपास के वातावरण को अवलोकित करने, समझने और अभिव्यक्त करने की समस्त प्रक्रिया का संबंध भाषा से है। बच्चे भी अपने आसपास के वातावरण को देख समझकर अर्थ देने का प्रयास करते हैं। वे तरह तरह की कल्पना, तर्क, बातचीत, अनुमान, अवलोकन इत्यादि के द्वारा अपनी भाषा का विकास करते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में भ्रमण, अवलोकन, चित्र दर्शन, चित्र पठन, कविता, कहानी, किस्से इत्यादि सुनने सुनाने का बहुत महत्व है। जब बच्चों के समक्ष प्रस्तुत चित्र, कविता, कहानी, किस्से इत्यादि उनके जीवन अनुभवों और रोचक कल्पनाओं से जुड़े होते हैं तो वे स्वाभाविक तौर पर उनसे संपर्क स्थापित कर पाते हैं। वे इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके सक्रियतापूर्वक भाषा के मौखिक व लिखित स्वरूपों का विकास करते हैं। बहुभाषिकता भी कक्षा वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुभाषिकता हमें एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे को समझने में मदद है। अतः भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुभाषिकता की एक सार्थक भूमिका हो सकती है। भाषा की प्रारंभिक समझ बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से अनौपचारिक रूप से प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे उनका संपर्क अपने घर की चार दीवारी से बाहर के संसार से होता है। वे इस संसार को जिज्ञासा और अचरज से देखते हैं। अपनी भाषा के द्वारा वे इस नए संसार का अवलोकन करने, समझने, महसूस करने, औचित्य अनौचित्य के विषय में तर्क करने और नई परिस्थितियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान के परिवेश में प्रचलित अन्य भाषाओं और उनकी शब्दावलियों के संपर्क में भी आते हैं, जहाँ उनकी अपनी मातृभाषा परिवेश में प्रचलित अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करती है। भाषा शिक्षक को बच्चों की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मानक भाषा और उसके उपयोग की तरफ बढ़ने में मदद करनी चाहिए। सुगमकर्ता शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। भाषा सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में सुगमकर्ता यानी भाषा शिक्षक के लिए सुझाव है। सभी बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है।
सभी बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है। बच्चे अवलोकन कर, महसूस कर, समझ के आधार पर स्थिति का वर्गीकरण कर, उच्चारण व विश्लेषण आदि द्वारा ज्ञान निर्माण करते हुए भाषा सीखते हैं। अतः उन्हें समुचित अवसर देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे में भाषिक कौशल को सीखने की अपनी गति तथा अपना तरीका होता है। बच्चे खेलों तथा पारस्परिक संवादों के माध्यम से भाषा सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अतः भाषा शिक्षक को उसी के अनुसार गतिविधियों की योजना तैयार करनी चाहिए। भाषा के किसी भी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को अपने आप में पृथक रूप से यंत्रवत तरीके से न सीखा जाए, क्योंकि एक कौशल में अन्य दूसरे भाषिक कौशल का भी किसी न किसी चरण का मेल जोल का उपयोग होता ही है। विशेष आवश्यकता या समूह के बच्चों की भाषा सीखने की गति तथा पद्धति अन्य बच्चों से भिन्न हो सकती है। अतः भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह इस पर समुचित ध्यान दें। भाषा व्यवहार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वह महज विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। अतः भाषा शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वह बच्चों के घर, परिवार, समुदाय और परिवेश के संदर्भ को भाषा अधिगम प्रक्रिया में शामिल करें। भाषा व्यवहार समाज में तथा सामाजिक सहभागिता से विकसित होने वाला व्यवहार है। अतः भाषा व्यवहार के लिए ये आवश्यक है कि वह बच्चों को पारस्परिक संवाद व सहयोग द्वारा भाषा लब्धता के प्रति प्रेरित और उन्मुख करें। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूरा ध्यान रखते हुए नाना प्रकार की पठन सामग्री से केंद्र में समृद्ध परिवेश सर्जित किया जाए, जो बच्चों को पढ़ना सीखने के प्रति आकर्षित करे और पढ़ना सीखने में मददगार साबित हो। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शिक्षा में बहुभाषिक संस्कृति पर भी ध्यान रखा जाए। भाषा सीखने सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की मातृभाषा पर विशेष महत्व है। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा उनकी मातृभाषा में दिए गए उत्तरों को ससम्मान स्वीकार किया जाए। इससे विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास और भाषा सीखने के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी। सुगमकर्ता विद्यार्थी द्वारा उनकी मातृभाषा की शब्दावली को स्वीकृति प्रदान करते हुए ऐसे शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर एक कोष तैयार कर लें। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी में बहुभाषिकता के प्रति सम्मान तथा उनकी शब्द संपदा में वृद्धि होगी। सभी बच्चों के पास किसी न किसी मात्रा में स्वयं की समृद्ध शब्द संपदा तथा व्यवहार की भाषा होती है। एक कुशल भाषा शिक्षक को बच्चों की इस क्षमता का भाषा अधिगम प्रक्रिया के स्रोत के रूप में प्रयोग करना चाहिए। भाषा अधिगम प्रक्रिया में आकलन सहज, सुगम, सतत, सुधारात्मक तथा मित्रवत होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि भाषा सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चे के लिए मनोरंजन का अवसर हो। सीखने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित विधियाँ आवश्यकतानुसार उपयोग में लाई जा सकती है। स्वतंत्र सामूहिक वार्तालाप। भाषा की कक्षा में बच्चों के साथ उनकी रुचि के विषयों पर बातचीत करने से बच्चों में सुनने बोलने के कौशल का विकास तो होता ही है, साथ ही सुगमकर्ता को उनकी रुचियाँ, दृष्टिकोण, रुझान आदि को जानने का भी अवसर मिलता है। कहानी सुनना और सुनाना। कहानी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी टापू पर पहुंच जाइए, कहानी किस्से का आनंद लेते लोग हर जगह मिल जाएंगे। किस्सों गई यानी कि कहानी सुनना सुनाना मानव समाज का स्वाभाविक कार्य है। भाषा शिक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियाँ बच्चों, वयस्कों और वृद्धों सभी को आकर्षित करती है। बच्चों को कहानी सुनाते समय हमें कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कौन सी बात है? कहानी की विषय वस्तु बच्चों की रुचि आधारित हो। कहानी की भाषा बच्चों के लिए बोधगम्य हो। कहानी सुनाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछकर उन्हें परवाह को न तोड़ा जाए, मतलब प्रश्न नहीं पूछना। कहानी पाठ पढ़ते समय प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु कहानी को करते समय प्रश्न नहीं पूछना। कहानी के माध्यम से किसी प्रकार की सीख या शिक्षा देने के लोभ से सर्वत्र बचा जाए। कहानी कहते समय उतार चढ़ाव, भाव भंगिमा आदि का समुचित प्रयोग किया जाए। यदि संभव हो तो कहानी में आए पात्रों के मुखौटे या फिर चित्र का इस्तेमाल करें, जिससे कि बच्चों के सामने घटनाओं का बिंब बनते चले।
कहानियाँ बहुत लंबी न हो और उनमें पात्रों की भी भरमार न हो, पात्र कम होने चाहिए। शुरुआती दौर में ऐसी कहानियाँ चुनें जिनमें शब्दों या वाक्यांशों की बारंबारता हो। पुनरावृत्ति वाली कहानियों में रोचकता होती है, वे बच्चों की रुचि को बढ़ाती है। खेल, गीत एवं कविताएं सुनाना। खेल गीत बच्चों की कल्पना को नई उड़ान देकर एक निराली दुनिया में ले जाते हैं, जिसमें जाने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। बच्चे के लिए पढ़ना जितनी महत्वपूर्ण गतिविधि है, खेलना उससे भी कहीं अधिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब पढ़ने से अधिक कहीं अधिक खेलना महत्वपूर्ण है। खेलने और खेलते समय गीत गाने या सीखने से बहुत गहरा संबंध है। गीत में गणे गाता आनंद तालरिया मगरिया रे मोरू बैला रे रिया आयो रे धोरा वालो देश चालो बनी जाना रे। मतलब है ना, ये बुक का सॉल्यूशन करा लो ना, तभी आपको लग रहा है कि हिंदी बोलते होंगे शुद्ध, किंतु हमारा जो है ना मारवाड़ है, शुद्ध मारवाड़ी बोलते हैं भाई साहब, एकदम देसी ठाठ। पर ऐसा भी नहीं है कि हम हिंदी नहीं बोल सकते। ठीक है, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ हम हिंदी भी बोल सकते हैं, किंतु हमारी मातृभाषा मारवाड़ी है और इनके शब्दों के जो भाव और अर्थ होते हैं ना, उसको बोलने में एक अलग ही आनंद आता है। खेलते समय गीत गाने सीखने से बहुत गहरा संबंध है। ये खेल गीत हम वयस्कों को केवल मनोरंजन भर लग सकते हैं, पर बारीकी से देखा जाए तो बच्चे भाषा के नियम इन खेल गीतों से ही आत्मसात कर लेते हैं। कविताओं का चयन और प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के लिए चुनी गई कविताएं मज़ेदार हो, लय और संगीत प्रधान हो, बच्चे की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूती हो, उनकी भाषा बनावटी न हो बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा से मिलती जुलती हो। चित्रपटन पठन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए चित्रपटन एक ऐसा दरवाज़ा है जो पहली बार में पढ़ना सीखने के सारे रहस्य हमारे सामने खोल देता है। चित्रपटन के लिए कुछ चित्र बच्चों को पढ़ाए जाने हेतु पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। इन चित्रों के साथ साथ अपने स्तर पर भी बच्चों के परिवेश के संबंध से जोड़ते हुए अन्य चित्र भी ले सकते हैं। बच्चे को गोल दायरे में बैठाए और सभी को चित्र अच्छी तरह से देखने को भरपूर समय दें। इस दौरान उन्हें आपस में बात करने, एक दूसरे से सवाल करने की भरपूर आज़ादी हो। चित्र को उल्टने पलटने की कार्रवाई की सराहना कीजिए। फर्नीचर के कारण यदि गोल दायरे में बैठना संभव न हो तो जैसे नियमित रूप से वे बैठने दें। बस ध्यान ये रखें कि बच्चे भली भांति चित्र की बारीकियों से देख सकें और देखने के दौरान एक दूसरे से संवाद भी कर सकें। चित्र अवलोकन का पर्याप्त समय हो जाने के बाद आप बच्चों से संवाद शुरू करें। यद्यपि यह संवाद पहले भी चल रहा होगा, बच्चे छिटपुट प्रश्न आपसे पूछ रहे होंगे, पर अब आपको उनसे व्यवस्थित तरीके से बातें करनी होगी। जैसे आपने अपनी कक्षा में एक चित्र दिखाया जिसमें एक गुब्बारे वाला, जिसके चारों तरफ 3 बच्चे हैं। चित्र में कुत्ते के बच्चे भी दिखाई देते हैं। वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, तुलना, विश्लेषण करना, ये सभी प्रक्रियाएं भाषाई कौशलों को विकसित करने में अचूक रूप से मददगार होती है। मतलब कि अध्यापक का जो ओहदा होता है ना, उसकी भाई साहब तुलना हम प्रधानमंत्री से भी नहीं कर सकते। समाज में सम्मान, विद्यालय का कार्य, मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे अध्यापक। नई पीढ़ी को तैयार, हम सोचने क्या है कि चलता रहता है, बहुत बड़ी है। हमारे जो गुरु थे वो हमें आज भी याद है, मतलब वो हमारे जीवन में एक शख्सियत के तौर पर उतरे हुए हैं। ठीक है, आदर्श है। सुनना कौशल का सबसे प्रमुख साधन है गुरुमुख। किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना एक छोटी पगडंडी के पार करना है। यह कथन किटसन का है। अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर आकृतियाँ बनाने का अभ्यास करना किस विधि से संबंधित है? पेस्टालॉजी विधि।
जिस विधि में छात्र अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों को देखकर लिखता है वो विधि जैक्टॉट विधि। किस विधि के अंतर्गत इंद्रियों पर अधिक बल दिया जाता है? मोंटेसरी में। बिना भाव ग्रहण किए हुए पढ़ने वालों की उपमा का बोझ ढोने वाले कृदब से दी है, जिसे पीठ पर लदे हुए बोझ का तो अनुभव होता है पर वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है। यह कथन महर्षि पतंजलि है। आदर्श भाषण किया जाता है अध्यापक और छात्राध्यापक के द्वारा। मतलब हम छात्राध्यापक हैं किंतु अध्यापक कब बनेंगे ये हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। समवेत वाचन किया जाता है समूह में छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा समवेत वाचन किया जाता है। मौन वाचन के संबंध में सत्य कथन है। मौन वाचन कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। मौन वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। कक्षा 6 से मौन वाचन पर स्वस्वर वाचन की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने वही शब्द रखे जाएं जिनकी ध्वनियों में समानता हो। संबंध रखता है ध्वनि साम्य विधि से। हस्तलिपि खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, गांधी जी ने कहा। मोंटेसरी के अनुसार सबसे अंतिम और कठिन कौशल है पठन। पढ़ना है वो दौरा भाई, पढ़ना दौरा ही है। जना पढ़े नहीं तो नौकरी नहीं लगे, पढ़े तो नौकरी डाल मतलब दौरों काम पढ़ना, ठीक है। मोंटेसरी के अनुसार खंडान्वय प्रणाली का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर प्रणाली। गद्य शिक्षण की एक विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बतलाया जाता बल्कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्र को अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाए। उद्बोधन विधि। उत्प्रेरणात्मक प्रश्न किस शिक्षण से संबंध रखते हैं? कहानी शिक्षण से। शुष्क विधि भाषा अनुवाद विधि। अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु छात्रों को दिया जाने वाला कार्य गृह कार्य है। शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। सुकराती प्रणाली। शब्दकोश का ज्ञान करवाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रवचन प्रणाली या प्रवचन विधि। दृश्य सर्वे सहायक सामग्री का प्रयोग करके छात्रों से अर्थ निकलवाना कौन सी विधि से संबंध रखता है? उद्बोधन विधि से। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से जाना जाता है पाठ और स्थापना। 8 वर्ष की आयु में बालक किस प्रकार की कहानी पसंद करते हैं? परियों की कथाएं। 8 वर्ष में परियों की कथाएं। देखो और रचो विधि कौन से स्तर हेतु उपयोगी है? प्राथमिक। कौन सी विधि को खंडन मंडन तर्क विमर्श को ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तावना। उद्देश्य कथन किस सोपान के बीच जोड़ा जाता है? प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण में। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता नियम पर। डॉक्टर B.K. पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की थी? 13। भाषा की पाठ्य पुस्तक की सबसे पहले रचना का श्रेय किसको जाता है? कॉमेनियस को। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में भाषा के कौन से सिद्धांत पर बल दिया है? रुचि का सिद्धांत। क्रियाशील सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास और प्रयोग का सिद्धांत। श्यामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स को माना जाता है। श्यामपट्ट का अनुपात 3:2, यानी 3 फुट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होना चाहिए, और 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए, मतलब आयताकार है कुल मिलाकर। श्यामपट्ट का अनुपात 3:2 कक्षा के आकार के अनुसार होता है। प्रिंसिपल और लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक भाषा के किस शिक्षण सिद्धांत का वर्णन किया गया है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा दक्षता के विकास के लिए 4 अवयवों का निश्चित क्रम है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। चारों भाषाई कौशलों में दक्षता हासिल कौन सी कक्षा तक होनी चाहिए? 5वीं कक्षा तक सब आना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आना चाहिए। बालक के भाषा विकास का क्रम शुरू होता है कर्दन। सबसे पहले कर्दन होता है, फिर शब्द, फिर लघु वाक्य और फिर पूर्ण वाक्य। कर्दन, शब्द, लघु वाक्य, पूर्ण वाक्य। भाषा सीखने की प्रक्रिया बिंब का सही क्रम है। दर्श बिंब, सर्वबिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। NCERT के अनुसार सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो 6 प्रकार की। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, ये कथन कोठारी आयोग की रिपोर्ट में।
प्रत्यायन प्रश्नों में सम्मिलित किया गया है। रिक्त स्थान पूर्ति, साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। परिभाषा जॉन डार्ले, कभी तो डार्लेन कभी मार्ले कैसे नाम है साले अंग्रेज हो गए। बंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। वस्तुनिष्ठ को खुले प्रश्न निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ बंद है, खुला प्रश्न निबंधात्मक। खुला मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बंद मतलब फिक्स उत्तर है। सभी इस तरह के प्रश्नों का समावेश होना मूल्यांकन की विशेषता के संदर्भ में है। विविधता, व्यापकता का अर्थ है संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। BS बलूम के अनुसार मूल्यांकन का आधार है शैक्षिक उद्देश्य। हार्वर्ड स्पेशल के अनुसार मूल्यांकन का आधार है शिक्षण उद्देश्य। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा कब और किसके द्वारा दी गई? अमेरिका में। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा कब और किसके द्वारा दी गई? अमेरिका में स्क्रीबेन के द्वारा 1967 में। विद्यालय कार्यक्रम को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया एनसीएफ 2005 ने। संपूर्ण देश में CC कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। RT की कौन सी धारा CC को लागू करने की बात कही गई है? धारा 29 में। वह परीक्षण जो सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है और कुल ग्रेड के 40% होता है कहलाता है निर्माणात्मक। वह परीक्षण जो सत्र में 2 बार किए जाते हैं, कुल ग्रेड के 60% होता है कहलाता है संकलनात्मक। CCE का संचालन किस कार्यक्रम के तहत किया जाता है? समग्र शिक्षा अभियान SSA। CCE राजस्थान में समग्र शिक्षा सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत आकलन के उपकरण गृह कार्य जाँच पोर्टफोलियो, गृह कार्य जाँच और पोर्टफोलियो। सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत कक्ष में बच्चों के श्यामपट्ट का आकार 16x20 इंच होना चाहिए। CCE संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ 2015-16 में। उपलब्ध परीक्षण वह अविकल्पित है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ, कौशल का मापन करता है। इस परिभाषा फ्रीमैन की उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति ज्ञात कर लेता है। यह परिभाषा सुपर की है। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है व्यक्तिगत व सामूहिक से। जब किसी अध्यापक द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और उसकी जांच भी उसी के द्वारा की जाती है, वह परीक्षण कहलाता है अप्रमाणीकृत। राजस्थान बोर्ड द्वारा संपूर्ण राज्य में होने वाली परीक्षण अप्रमाणीकृत है। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन है। वृत्तचित्र फिल्मों को एकत्र करना, दिखाना जिनके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो को सुझाव दिया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार में किस सुधार का सुझाव दिया गया? खुली पुस्तक परीक्षा। पुस्तक में देख नकल कर लिख लो, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। वर्तने की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में ये कथन अरस्तु का है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है सुविधा प्रदाता। प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ब्लूप्रिंट। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? डेजी मॉरविल। व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है भंडारकर विधि को। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अमेरिका में। दल शिक्षण सर्वप्रथम अमेरिका में। व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर की। शिक्षण की नवाचार विधि, ये इतना खाली कैसे पता नहीं। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है अभिक्रमित विधि। इकाई उपागम का प्रयोग 1920 में। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना।
अनुकरण परिस्मरण विधि किससे कहा जाता है? क्षणिक विधि को। किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? प्रायोगिक सिद्ध अध्ययन को। व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र दोनों में होता है। निर्धारण को सूचित करता है। बच्चों के भाषा क्षमता की क्रमिक प्रकृति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करेगा पोर्टफोलियो। अभिव्यक्ति कौशल बोलना लिखना। व्याकरण को मुख्य आधार मानने वाला पद्धति व्याकरण पद्धति। डॉल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में। किस विधि में शिक्षक कथा वाचन की तरफ पाठ पढ़ता है? भाषीय विधि में। भाषीय विधि में केवल पाठ पढ़ता है। स्थायी ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है पर्यटन विधि। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। व्यापकता व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि के प्रवर्तक टाइडमैन। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री ग्राफिक डिस्प्ले त्रिआयामी सवय प्रक्षेपी प्रक्रिया। किस कौशल में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है? व्याख्यान। शिक्षण विधियों का सूत्रपात किसने किया है? रूसो एंड पेस्टोलॉजी। शिक्षण विधियों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रयोग किसने किया? कीथ एचिसन ने। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? प्रेस ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। दल शिक्षण विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। दल शिक्षण शिक्षण कार्य प्रणाली के 3 सोपान है। योजना व्यवस्था मूल्यांकन। योजना व्यवस्था मूल्यांकन भाषा के आधारभूत कौशल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। मोंटेसरी के अनुसार पढ़ना सबसे कठिन है। मोंटेसरी नौकर लागी कौन का पढ़ना दोनों है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। सोशल वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन। सोशल वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त वाचन साधन है सामूहिक वाचन। तो ये हमारी हिंदी की शिक्षण विधियाँ पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इनका बार बार रिवीजन करते रहना। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर लाडू लाने पड़ेंगे कल।